संविधान और जातिवाद, देश में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिकता। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में संविधान को खतरा हो, लोकतांत्रिक विचारधारा खतरे में पड़े। सबसे पहले हम जानते हैं कि सांप्रदायिकता होती क्या है। ये शब्द मैंने बोल तो दिया, लेकिन इसका मतलब बहुत ही खतरनाक है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब देश धर्म के अनुसार चलाने का प्रयास करे, कोई धर्म या संप्रदाय हावी होने की कोशिश करे, समाज और राष्ट्र को कंट्रोल करने की कोशिश करे, धर्म के हिसाब से प्रशासन को चलाने का प्रयास करे। सांप्रदायिकता से देश में भेदभाव बढ़ता है, समाज बहुत टुकड़ों में बढ़ जाता है। ऐसे आसार हम देख सकते हैं आने वाले समय में, या अभी भी समाज में सांप्रदायिकता फिर से बढ़ रही है। क्या इससे पहले भारत में सांप्रदायिकता नहीं थी? भारत का संविधान जब लागू नहीं हुआ था, उससे पहले जितने भी शासक थे उनमें बहुत सारे नवाब थे, हिंदू शासक थे या मुस्लिम शासक थे। उन्होंने अपने अपने धर्म के हिसाब से कानून बनाए थे। हिंदू शासक ज्यादातर मनुस्मृति को लागू करते थे, उसी प्रकार से मुस्लिम शासक में एक लॉ था, शरीयत लॉ, उसका पालन होता था। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी, इसलिए सबसे आसान रास्ता उनको यही दिखा कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट दो, तो उन्होंने वही किया। लेकिन ऐसा नहीं, उस दौरान बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन भी आए और उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। लेकिन ये व्यवस्था आज तक खत्म नहीं हुई। दोस्तों, जाति व्यवस्था को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारा देश गुलाम इसी वजह से हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इतिहास उठा के देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम गुलाम हुए, उसकी वजह भी हम ही है। हमारा एक तबका उनका साथ देता था, और दे भी क्यों ना, क्योंकि उनके साथ वैसा भेदभाव हुआ, उनको इंसान ही नहीं समझा गया। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और ये देश के लिए कितनी खतरनाक है। और अभी देश का क्या हाल है कि आप देख सकते हैं लगातार एक धर्म को महत्व दिया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक विचारधारा खतरे में है। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं होता, सारे धर्म एक समान होते हैं, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। यही है लोकतांत्रिक विचारधारा। कोई धर्म अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करे और प्रशासन पे कंट्रोल करने का प्रयास करे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोकतांत्रिक विचारधारा खतरे में है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये व्यवस्था शुरू कहां से हुई। वैसे तो ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था है। एक व्यवस्था होती थी बहुत पहले, जिसको हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था के नाम से। ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो व्यवस्था शुरू हुई उसको बोलते हैं जातिवाद, और ये और ज्यादा कठोर हो गई, जहां पर समाज बहुत सारे टुकड़ों में बट गए। आज हमारे देश में कई हजार जातियां हैं। सबसे पहले 1000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच एक काल था, जिसको आप जानते हैं ऋग्वेदिक काल के नाम से। ये जो काल था, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन कहा जाता है इतनी कठोर नहीं थी। ये कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं, ऐसा कहा जाता है। पूरी तरीके से हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते। लेकिन उसके बाद शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। ये जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर 3 वेद की रचना हुई। पहले ऋग्वेद था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर अनेक प्रकार के कर्म कांड अस्तित्व में आए। जाति व्यवस्था थोड़ी सी कठोर हुई, लेकिन अभी भी समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। ये समय था 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। ध्यान रहे, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व। ये बीसी की बात हो रही है। लेकिन 600 बीसी से लगभग 300 बीसी के बीच महाजनपद का काल अस्तित्व में आता है। इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अस्तित्व में आए थे। महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने जाति प्रथा पे कड़ा अंकुश लगाया। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए और जाति व्यवस्था बहुत कमजोर हुई। 322 बीसी से 185 बीसी के बीच मौर्य काल अस्तित्व में आया। आप सबको पता है कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर भी जातिवाद पे कड़ा वार हुआ, लगभग बहुत कमजोर हुई। मौर्य वंश के पतन के बाद 185 बीसी के बाद 200 ईस्वी के बीच यहाँ पर सारा बदलाव होता है। अब यहाँ पर शुंग वंश अस्तित्व में आता है। पुष्यमित्र शुंग नाम के एक शासक थे, जो खुद हिंदू थे, जो बुद्ध धर्म के दुश्मन थे। फिर से वर्ण व्यवस्था लागू हुई, सख्ती से लागू हुई। उसके बाद कणो वंश, फिर आया सातवाहन वंश, फिर से वर्ण व्यवस्था लागू की, क्योंकि हिंदू शासक थी। अब इसके बाद शुरुआत होती है कुषाण वंश की। कुषाण वंश 200 से 300 ईस्वी के बीच आया। बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा, महायान शाखा का अस्तित्व में आना। यहाँ पर भी थोड़ी सी जाति व्यवस्था कमजोर हुई, लेकिन अंतरिक्ष समाज में जाति व्यवस्था बनी रही। हाँ, ये बात अलग है कि बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, मध्य एशिया तक हुआ। लेकिन दोस्तों, 200 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच ऐसा काल अस्तित्व में आता है जिसने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया। इसको बोलते हैं गुप्त काल। और इसके बाद जितने भी वंश आए, ये व्यवस्था खत्म नहीं। गुप्त काल में एक और व्यवस्था शुरू हुई, जिसको आप सामंत व्यवस्था के नाम से जानते हैं, सामंतवादी व्यवस्था। यहाँ पर क्या होता है कि राजा आगे सामंत रखता है, अपने परिवार के लोग या अपने रिश्तेदार या अपने बहुत ही विश्वास पात्र लोग उनको आगे जागीरें देता है। तो जब उनको जागीरें मिलती थी तो उनका काम होता था राजा को टैक्स देना और खुद अपने लिए बचाना।
तो उस जागीर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ी। जैसे कृषकों की जरूरत पड़ी। यहाँ पर बहुत सारी जातियां बढ़ जाती, जैसे लोहार, सुनार, वो अपना अपना काम करते थे। अभी तक ये काम के आधार पर बटी थी, लेकिन क्या होता है कि जैसे कुम्हार है तो कुम्हार अपने बच्चे को ही आगे कुम्हार बनाएगा, सुनार भी वही करने लगा। इसी प्रकार से ये व्यवस्था फिक्स हो गई और धीरे धीरे जो थोड़ा ऊंचे दर्जे का काम करता था वो अपने नीचे दर्जे के व्यक्ति से नफरत करने लगा, उसको थोड़ा कमतर महसूस करने लगा, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा और यहाँ से जाति व्यवस्था हीन भावना में बदल गई और छुआछूत अस्तित्व में आई। अगर आप ये समझते हैं कि जाति व्यवस्था केवल स्वर्ण समाज तक सीमित है तो आप गलत है। इसकी बहुत लंबी जंजीर है। इसमें स्वर्ण समाज भी है, दलित समाज भी है, एससी समाज में भी जातियां, और यहाँ पर भी भेदभाव होता है। और ये व्यवस्था इतनी लंबी क्यों चली, इसकी भी वजह है। दोस्तों देखिए, वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। वर्ण व्यवस्था ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार है। एक बात मैं भूल गया, यहाँ पर मनुस्मृति का उदय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच यहाँ पर मनुस्मृति की रचना हुई। मैंने जितनी भी इसके बारे में रिसर्च की कि मनुस्मृति की रचना कब हुई, तो मुझे यही डेट मिली। 200 बीसी से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति ये ग्रंथ ऐसा था, इसने हमेशा के लिए ये व्यवस्था स्थापित कर दी। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। एक दूसरे के बीच हीन भावना बढ़ना शुरू होगी। उदाहरण के तौर पे मैं सुनार और लोहार को लेता हूँ। सुनार थोड़ा ऊंचे दर्जे का काम करता है, थोड़ा अच्छा काम करता है। लोहार का काम थोड़ा कठोर है, तो इसलिए सुनार अपने आप को ऊंचा समझने लगा। उसी प्रकार से जिसका काम जितना अच्छा हो, साफ सुथरा हो, वो अपने आप को उतना ही ऊंचा समझने लगा। उसके बाद मुस्लिम शासकों ने भारत पे हमले किए, जिनमें महमूद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, ये सारे आते हैं। फिर सल्तनत काल की शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी के बाद, मुगल काल की शुरुआत होती है, फिर अंग्रेज भारत में आते हैं। इस समय भी जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई। हाँ, थोड़ा बहुत सुधार करने का प्रयास किया गया मुगल काल के समय, अकबर के समय, लेकिन पूरी तरीके से जाति व्यवस्था खत्म नहीं। अंग्रेजों के समय भी ये व्यवस्था खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने और बांटना शुरू कर दिया। हाँ, बीच में बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए। उन्होंने धर्म को सुधारने का प्रयास किया। बहुत सारी कुरीतियां नष्ट हुई, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह या विधवा पुनर्विवाह पे रोक थी, उसको हटाई गई। लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी कायम रही और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार स्वर्ण समाज नहीं है, दलित समाज भी है। आप ध्यान से देखिए, हमारी व्यवस्था जैसे जाति व्यवस्था है, यहाँ किसी ना किसी से कोई ना कोई बड़ा है, किसी ना किसी के अंदर ये अहंकार है कि कोई तो मुझसे छोटा है। इसलिए ये व्यवस्था इतने सालों तक चल सकी। वर्ण व्यवस्था नहीं चल पाई क्योंकि मनुस्मृति के कठोर कानून थे, शास्त्र के अनुसार चलती है। आप मनुस्मृति को पढ़िए और सर्च करिए उसके बारे में, आपको पता लग जाएगा कि मनुस्मृति के कानून कितने स्ट्रांग है, कितने स्ट्रिक्ट है। शूद्रों के लिए कानून कितने स्ट्रिक्ट है, वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। लेकिन जाति व्यवस्था चलती रही क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने आप को ऊंचा मानता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी होता है। तो हमें वही करना है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो और संगठित रहो और आर्थिक रूप से अपना विकास करने का प्रयास करो। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र हमारे लिए संजीवनी बूटी है। अगर सही तरीके से हमारे देश का विकास करना है तो लोकतांत्रिक विचारधारा सर्वोपरि है, सबसे बेस्ट है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।